स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था, जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई वो अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है, और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आज पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वो हमारा हीरो बाय है। वो खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है, विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाय को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। तब बूढ़ा एल्डर कहता है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि ये अगरबत्ती मजाक की चीज नहीं है। बाय कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती क्यों जला रहा है, और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली हैं। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर्स मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाय की ये बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। बाय कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। बट दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ये नहीं होती, वो बाय के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाय जाते हुए कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है, फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम बाव होता है। वो समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाव 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाव समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाव से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। बाव नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है, और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाव वहाँ से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। वो समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाय को एक बर्तन मिलता है। बाय कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टीवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है, हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाय को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है, तब उसे आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि ये बाव है, बट जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली बाव बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है कि बाय कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता, और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है, वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी बाय से इम्प्रेस हो जाता है कि बाय ने इतनी जल्दी 1st लेवल कल्टीवेट कर लिया है। बाय कहता है कि ये ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो। और बाय तुम जिस लेवल पर हो रिफाइन करना तो इम्पॉसिबल है, बट तुम रिफाइन करना सीख जाओगे। जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। वेपन रिफाइनिंग वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पोशन रिफाइनिंग उनके फार्मूला को इम्प्रूव करने के लिए, और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। ये बहुत रेयर स्किल है जो कम ही लोग कर पाते हैं।
स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लकी है और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाव बाय का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है कि बाव लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने अपनी सोर्ड को 2 दफा स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो लंबी जिंदगी जिए। वो अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वो इस मैजिकल बर्तन को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाव की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाय को गुस्सा आ जाता है और वो बाव को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाव को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाय खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाव आ जाता है। बाव कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाव के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाव उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाव के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाव की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाव बाय पर अटैक करता है, बट बाय इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाव से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाव हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाव को हरा दिया। बाव सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाय का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाय नीचे गिर जाता है।
भाई की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। बट बाय सबको सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाय कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है। और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाय कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक्सपोर्ट सेल कर देगा। बाय इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमॉर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाय को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाय पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वो शांत हो जाता है। बाय कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता हैं और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाय रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाय फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वो बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स, 400 स्टोन्स। बट पिंक लड़की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। बाय शौक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई रूल नहीं तोड़ा, हाँ ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ एनफोर्समेंट हाल चलो। बाय की टीम को लगता है कि वो कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है बट सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मे होता है बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो इनसे चीजें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्जेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा। तब यूनफे नाम का स्टूडेंट बाय को वेलकम करता है। बाय को जब न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं तो वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स को इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। यूनफे बाय से कहता है उसने ली को इतने गुस्से में पहली बार देखा है, तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाय कहता है कि ऐसा नहीं है। यूनफे कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब आउटर सेक्टर स्टूडेंट है। चीफ ली एक अपोथेकेरी है। अपोथेकेरीज मेनली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ हैं सब उन्हें बेस्ट चीफ मानते हैं। बाय इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं लॉन्जेविटी पिल कल्टीवेट करना चाहता हूँ। यूनफे कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्जेविटी पिल जिससे 1 साल लाइफ इंक्रीज हो सकती है तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल होगा। यूनफे बाय को स्क्रिप्ट पवेलियन में लेकर जाता है और ये फायर किचन से कई गुना बड़ा है। यूनफे उसे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करने होंगे, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रॉल्स का पूछता है। यूनफे कहता है कि वो सीक्रेट स्क्रॉल्स हैं और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उन्हें कोई यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है। उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रॉल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। यूनफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर शॉक हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय इस सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है बट एक्सीडेंटली एक मोन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वो बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाहर ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिंबल ड्रा करना होगा। दूसरी तरफ एक और मोन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रा करता है एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट्स स्टडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता।
ادھر زو کانفیڈنٹلی اینیمل بونس جوڑ رہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے بعد باہر آتی ہے۔ سب کا دھیان زو پر ہوتا ہے۔ بائی کو کوئی نکلتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ میں بائی سے کہتی ہے کیا تم بھی زو کو دیکھنے آئے ہو، اور اسے بتاتی ہے کہ جو بھی مونومنٹ کو ون کرتا ہے اس کا سمبل مونومنٹ پر نظر آتا ہے۔ سب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زو کا سمبل جو کہ ایک ویس ہے اب لاسٹ مونومنٹ پر نظر آئے گا۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ جنفے نے بتایا تھا 10 میں سے 9 مونومنٹ پر زو کا سمبل ہے، اور اگر اس نے 10th مونومنٹ کو بھی ون کر لیا تو یہ وہ کام ہوگا جو کوئی 1000 سال سے نہیں کر پایا۔ اس مونومنٹ پر زو کا سمبل بن جاتا ہے اور سب اناؤنسمنٹ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سارے 10 مونومنٹس کو کنکر کر لے تو ایک ڈیوائن کولڈرن کی آواز سنائی دے گی۔ تب سب شوق ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک مونومنٹ پر ٹرٹل بنا ہوتا ہے۔ بائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرٹل کیا ڈرائنگ ہے، جیسے کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ تب ایک آدمی جس کا نام جن ہوتا ہے زو کو کنگریچولیشن کرنے آتا ہے، بٹ زو پھر سے مونومنٹ میں چلی جاتی ہے۔ جن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زو اس سے غصہ ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو گیا، بٹ وہ دوبارہ ایگزام دے رہی ہوتی ہے۔ جب ایگزام فنش ہوتا ہے تو وہ امپریس ہو جاتی ہے، کسی نے اس کا 7000 کا سکور بیٹ کر دیا تھا، بٹ وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے ابھی بھی ٹرٹل کا سمبل بنا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر اس ٹرٹل نے کتنے پلانٹ اسمبل کیے ہیں۔ تب بائی مے کو بتاتا ہے اسے 9000 سے زیادہ پلانٹ اسمبل کرنے ہوں گے، اور مے کو شک ہونے لگتا ہے، بٹ بائی بات گما دیتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زو نے 7 دن لگاتار ٹیسٹ دیا بٹ ٹرٹل کو ہرا نہیں پائی۔ سب سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ٹرٹل ضرور کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جسے بہت نالج ہے۔ بائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو یہ میرے فین ہو جائیں گے، بٹ جن کہتا ہے کہ جو بھی اس ٹرٹل کو پکڑ کر لائے گا میں اسے ریوارڈ دوں گا۔ جو بھی ٹرٹل کے بارے میں کچھ اچھا کہتا ہے جن اسے مار رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس نے زو کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں ٹرٹل کو ڈیفینڈ کرتی ہے بٹ بائی اسے جن سے بچا لیتا ہے۔ میں بتاتی ہے کہ وہ ٹرٹل سے امپریس ہے، اس نے زو کو فیئر طریقے سے ہرایا ہے۔ میں پرے کرتی ہے کہ وہ سارے مونومنٹ کو جیتے اور اسے سیکرٹ ٹریئر مل جائے۔ بائی کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ جیتنے والے کو ٹریئر ملے گا۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہ ایگزام پاس کرے گا۔ تب میں اس کے لیے کھانا لاتی ہے۔ میں بائی کی محنت دیکھ کر اسے اس ٹرٹل سے کمپیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تم محنت کر رہے ہو ایک دن 10 کی کنڈنسیشن لیول ماسٹر کر لو گے، اور پھر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول پر لائف بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ 3 طرح کی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایک سے 100 سال اور دوسرے سے اس سے بھی زیادہ لائف انکریز ہو سکتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ابھی ٹائم ہے اور ابھی کے لیے 10 مونومنٹ ایگزامز کو کلیئر کرنے کی سوچتا ہے، اور جیتنے پر جو ٹریئر ملے گا اس سے گول ریچ کرنے میں ہیلپ ہوگی۔ تب ایک چیف کو لگتا ہے کہ ٹرٹل چیٹنگ کر رہا ہے، وہ زو سے بھی زیادہ سپیڈ میں ایگزام کلیئر کر رہا ہے۔ لی کو لگتا ہے کہ وہ ٹریئر کے پیچھے ہے۔ تب دوسرا چیف کہتا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیشن ٹیم بنانی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ کچھ ہی منتھس میں ٹرٹل نے 9 مونومنٹ کلیئر کر لیے ہیں اور اسے کوئی نہیں پکڑ پایا۔ اب لاسٹ مونومنٹ رہ گیا ہے اور بھائی گھبرا رہا ہوتا ہے۔ لا انفورسمنٹ آفیسرز بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ چھپتے چھپاتے مونومنٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے سب اس کا باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اس بار میں اس ٹرٹل کو بھاگنے نہیں دوں گا، بٹ زو کہتی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنے آئی ہے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ تب لاسٹ مونومنٹ پر بھی ٹرٹل سمبل بن جاتا ہے اور سب ڈیوائن کلٹن کی آواز سن کر امیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لی نے بھی 1000 سال بعد یہ آواز سنی ہے۔ بائی کو ایک آواز کنگریچولیشن کہتی ہے اور اسے ایک ٹریئر ملتا ہے۔ جب گیٹ اوپن ہوتا ہے تو سب ایک ٹرٹل شیل کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکچولی بائی کا برتن ہوتا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ بائی بچ کر نکل جاتا ہے۔ انہیں بلیو نہیں ہو رہا کہ ایک ٹرٹل اتنا فاسٹ کیسے موو کر سکتا ہے۔ تب ٹرٹل کے فین اور باقی سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور لی انہیں کہتا ہے کہ بس کرو۔ دوسری طرف بائی دیکھتا ہے کہ یہ ایک مورٹیلٹی پل ہے، بٹ اس کے ہاتھ سے پل گر جاتی ہے اور ایک بیوقوف چکن پل کھا جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اب لوگ ٹرٹل کو ہیٹ نہیں کرتے اور اسے ایک مسٹیریس لیجنڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ تب بائی بیمبو لگا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائی 4th کی کنڈنسیشن لیول پر پہنچ گیا ہے، بٹ ابھی اس نے امورٹل بننے کی جرنی شروع ہی کی ہے۔ رات کو بائی پہلی بار انڈائنگ سکن پریکٹس کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی سکن کو ریفائن کرتا ہے اور پھر اپنی بونز کو بار بار مسلز کو لوز اور پھر ٹائٹ کرنا ہوگا، بٹ یہ بہت پینفل پروسیس ہے۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی نارمل انسان کو اتنی بھوک نہیں لگ سکتی اور اسے اس چکن پر غصہ آ رہا ہوتا ہے جس نے اس کی امورٹیلٹی پل کھا لی تھی۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب سے وہ سب چکن سے بدلہ لے گا۔ بائی ایک انسیکٹ کو بیٹ بنا کر چکنز کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ صبح سب کو بتایا جاتا ہے کہ امورٹل لی کی چکنز چوری ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی عام چکنز نہیں ہیں، انہیں ریئر میڈیسن بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس چور نے ایک ہی رات میں درجنوں چکنز چوری کر لی ہیں۔ چیف لی کسی کام سے آؤٹر سیکٹر سے باہر گئے ہیں، انہیں سب کا نہیں پتا۔ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اس چور کو پکڑوں۔ جو بھی میری ہیلپ کرے گا اسے میں یہ پروٹیکٹیو پینڈنٹ دوں گی۔ بائی سوچتا ہے کہ اس سے پرابلم ہو جائے گی اور وہ کچھ کہے اس سے پہلے ایک آدمی بتاتا ہے کہ چور کو کیسے پکڑا جائے۔
बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की, बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो, और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर वो चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन की 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक अल्टर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहाँ से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है
बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पांव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाय को कवर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाय देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट डिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाय की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाय जीत गया है और जो भी बाय की लेवल 3 स्वॉर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाय की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाय होश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाय के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाय कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाय आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाय फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाय उसे एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाय वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाय का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाय ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाय कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी रहता। सब बाय की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाय को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाय ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाय कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाय जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है, जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाय अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाय और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाय मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाय फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाय के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाय वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाय भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाय आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाय को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाय जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा।
لیکن سب شوق ہو جاتے ہیں جب بائے بڑی ڈیٹیل میں ان پلانٹس کا بتاتا ہے۔ ایلڈر بھی بائے سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ بائے نے نہ صرف پلانٹس کے نام بتائے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پلانٹس کیسے جوڑے گئے ہیں۔ لی مان لیتا ہے کہ بائے کے پاس اسکل ہے، لیکن دوسرے ایلڈرز کو لگتا ہے بائے وہ چیزیں بھی بتا رہا ہے جن کی ضرورت نہیں ہے۔ فے ہار مان لیتی ہے اور بائے یہ کمپٹیشن جیت جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائے کہتا ہے کہ فے نے جو سورنگ انسنس دی تھی صحیح سے کام کر رہی ہے۔ تب دروازے پر کوئی آتا ہے۔ بائے دیکھتا ہے یہ تو باؤ ہے، اور اس سے پہلے کہ باؤ اس پر اٹیک کرے وہ اس کے منہ پر جھاڑو مار دیتا ہے۔ باؤ بائے سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں غلط تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بائے رشوت دے کر آیا ہے۔ ویسے بھی باؤ ابھی کی کنڈنسیشن کے لیول 3 پر ہے تو بائے کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بائے نے اسے پیٹا، اس وجہ سے باؤ سٹرونگ بن گیا ہے اور چاہتا ہے کہ بائے اسے بھی کچھ سکھائے، لیکن بائے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ باؤ بتاتا ہے کہ اس کی سپرویژن ڈپارٹمنٹ میں کنیکشنز ہیں اور بائے کو سنبھل کر رہنا ہوگا۔ سب کی بائے پر نظر ہے اور ایک اور دوست ہونا برا نہیں ہے۔ اس رات دونوں دوست اپنی فرینڈشپ کے نام پر پیتے ہیں اور بائے اسے اپنی ساری سٹوری سناتا ہے۔ باؤ کو لگتا ہے کہ بائے جلد ہی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ریلم میں پہنچ جائے گا۔ بائے کو ایسا نہیں لگتا۔ باؤ بتاتا ہے کہ بعد میں مورٹل وین اسٹیبلشمنٹ لیول میں جانا ایزی ہے، بس بائے کو بہت ساری فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل کھانی ہوگی۔ بائے کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور باؤ بتاتا ہے کہ پھر بائے کی لائف 100 سال سے بڑھ جائے گی۔ بائے جلدی سے اپنی لائف کو انکریز کرنا چاہتا ہے۔ باؤ بتاتا ہے کہ پل ملنا تو بہت ٹف ہے، اس لیے انہیں خود ہی پلز ریفائن کرنی ہوگی، لیکن پلز ریفائن کرنے کے لیے انہیں اپوتھیکری جرنی مین بننا ہوگا۔ کمپٹیشن جیتنے کے بعد بائے فیمس ہو گیا ہے اور اب وہ اپوتھیکری جرنی مین بننا چاہتا ہے۔ بائے سب سے لاسٹ میں ٹیسٹ دینے آیا، لیکن 10 میں سے 10 فرنس میں پل ریفائن کر لی۔ ایسا پہلی بار کوئی کر پایا ہے اور اس کی لاسٹ پل ایک مڈ لیول پل تھی۔ کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائے کے فیمس ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اس کی ہیلپ مانگنے کے لیے اس کے گھر کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ چین کو یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ تب فینگ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک پلان ہے۔ بائے سب کی ہیلپ کرتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہے کہ اگر بائے کہیں دور گیا تو اسے لیٹر بھیجے۔ اچانک باؤ وہاں آتا ہے اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ باؤ بائے سے کہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے، تبھی وہ بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ بائے سے کہتے ہیں کہ اسے لا انفورسمنٹ ہال چلنا ہوگا۔ ادھر فینگ اور فے اپنے تیسرے ٹیم میٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا تیسرا ٹیم میٹ بائے ہے۔ لا انفورسمنٹ ہال نے بائے کو اس مشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ فینگ دیکھتا ہے کہ بائے ایسی ریڈی ہو کر آیا ہے جیسے وہ کسی جنگ پر جا رہے ہوں، اور بائے کو بتاتا ہے کہ ہمارا مشن ایک آدمی کا پتہ لگانا ہے جس کا نام ہو ینگ ہے۔ فینگ بتاتا ہے کہ ان کا مشن ڈینجرس نہیں ہے۔ بائے کہتا ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ فے بائے سے کہتی ہے کہ تم بہت ڈرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ بائے کے دوست بھی اسے چھوڑنے آئے ہیں اور زینگ بائے کو اپنا برتن دیتا ہے، بٹ یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ میں بھی بائے کو گڈ بائی کہنے آئی ہے اور اس نے بائے کے لیے پیسٹریز بنائی ہیں۔ میں اسے کچھ الیکسرز دیتی ہے جو اس کے کام آئیں گے۔ ہو ینگ جس آدمی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ مے کا بھائی ہے۔ میں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے، اور جب وہ تمہیں ملے تو میری طرف سے اسے ایک پنچ مارنا۔ بائے میں سے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ بائے کہتا ہے میرا پہلا مشن ہے اور پوچھتا ہے کیا سچ میں یہ مشن ڈینجرس نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سورڈ پر اڑ کر جائیں گے، بٹ وہ سرپرائز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اڑنے والی شپ پر جا رہے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ ویسے نئے اسٹوڈنٹس کو مشن پر نہیں بھیجا جاتا۔ بائے کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ہال والے بتاتے ہیں کہ اسے آؤٹر سیکٹر میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور اس نے ایک بھی ہرب کلیکٹنگ کا مشن نہیں کیا۔ یہ سیکٹر کے رولز کے اگینسٹ ہے اور پنشمنٹ کے لیے بائے کو اس مشن پر جانا ہوگا۔ بائے کو یاد آتا ہے کہ باؤ نے اسے بتایا تھا کہ فینگ سے دور رہنا، وہ تمہیں مارنے کا چانس مس نہیں کرے گا۔ فینگ بتاتا ہے کہ یہ شپ اسپرٹ سٹون پر چلتی ہے اور انہیں تھوڑے ہی سٹونز ملے ہیں، اس لیے آدھا راستہ انہیں پیدل چلنا ہوگا۔ وہ سب ہیون ریچنگ ریور سے گزرتے ہیں جو سب سیکٹرز کو اسپرچول انرجی دیتا ہے۔ جتنا آگے جاؤ گے اسپرٹ انرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بائے بھی انرجی انکریز کو فیل کر رہا ہے۔ بائے کو نہیں پتا تھا کہ ان کے سیکٹر کے علاوہ اور بھی سیکٹرز ہیں۔ سامنے فالنگ سٹار ماؤنٹینز ہیں اور یہاں سے آگے انہیں پیدل چل کر جانا ہوگا۔ بائے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رات کو رکنے کی جگہ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جنگل رات کو زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ بائے اور ڈر جاتا ہے جب فینگ بتاتا ہے کہ ڈیمونک بلڈ سٹریم سیکٹر اس ماؤنٹین کی دوسری طرف ہے۔ بائے ایسے دکھاتا ہے جیسے اسے ڈر نہیں لگ رہا۔ پھر اس کے ساتھ مذاق کرتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، بس الرٹ رہتا ہوں۔ تب بائے کو ایک ہپنوٹائزنگ فلاور کھانے ہی والا ہوتا ہے۔ انہیں ایک مرا ہوا ریبٹ نظر آتا ہے جو خود نہیں مرا، لیکن اس پر چوٹ کے بھی نشان نہیں ہیں۔ اس ریبٹ سے ایک ایول انرجی نکل رہی ہوتی ہے۔ فینگ اور فے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ 2 سروں والی چمگادڑوں کا کام ہے۔ ان کے دانت اور ناخن زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ سب پاس کسی چیز کو سینس کرتے ہیں اور فے بائے کو ایک پیڑ کے نیچے آنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک جائنٹ ہوتا ہے۔ تب بائے بھی فے کو ایک سنیک سے بچاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جائنٹ چلا گیا، لیکن وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ چپ رہتے ہیں جس سے جائنٹ واپس چلا جاتا ہے۔ بائے یہ سن کر شوق ہوتا ہے
कि इस behemoth की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुज़दिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो, इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। फैंग इम्प्रेस होता है कि वो बच गया। बाय बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फे बाय से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाय बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाय को पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। फैंग शॉक हो जाता है कि बाय बैट्स से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं तब बाय पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फे बाय को बचा लेती है और फैंग बताता है कि आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मर ना जाए। अब फिर से वो हो यांग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंग बताता है कि उसे हो यांग का सिग्नल मिला है। ये वो आखिरी जगह है जहाँ से हो यांग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन हो यांग यहाँ नहीं है। फैंग को हो यांग का पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि हो यांग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। हो यांग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंग को लगता है कि हो यांग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फिर इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाय कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेन्स में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फैंग कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उधर दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और एक कहता है तुम्हें पता है ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाय की टीम एक क्लैन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाय डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाय को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाय की बात नहीं सुनना चाहते और बाय फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाय डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज आ रही होती है और बाय को किसी चीज की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फे उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। बाय यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता। वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब बाय को किसी की चलाने की आवाज आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फे से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि बाय सही कह रहा था। फे बाय से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वो उन्हें भी हुयांग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो ये ऐसा ऐसा हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पे मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है।
फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लू शैन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैंग को बिलीव नहीं हो रहा कि बाय फिर से भाग रहा है। बाय कहता है यहाँ इस बड़े से पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊँ। बाय को एक रास्ता नजर आता है, लेकिन ये उस आदमी का इल्यूजन मैजिक होता है। ये आदमी अरे की हेल्प से ये मैजिक कर रहा है। फे उस पर अटैक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फे उस पर एक पिल बॉम्ब फेंकती है जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तब फे वहाँ हु यांग को देखती है। तब बाय उस डिमोनिक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को ट्रिक करके दूसरी तरफ भाग जाता है। वो मॉन्स्टर बाय को एक रिबन से पकड़ लेता है, बट बाय अपनी ताकत से मॉन्स्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी सोर्ड से मार देता है। मॉन्स्टर को मारने से अरे में होल हो जाता है और यही भागने का एक चांस होता है। तब फे जख्मी हु यांग को लाती है। हु यांग को जब होश आता है तो वो उन्हें भागने को कहता है क्योंकि लू शैन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फे कहती है कि अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि सोल सकिंग अरे कंप्लीट हो गई है। जमीन से उस पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ने के लिए निकलती हैं। बाय बताता है कि उसने अरे में एक होल किया है। फे हु यांग को लेकर अरे से बाहर भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाता है। तब फैंग उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन ये फैंग की एक ट्रिक होती है और वो रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं। फैंग बताता है कि वो फॉरेस्ट में लकी था, बट अब उसका खेल खत्म। फैंग देखता है कि अरे अब बंद हो रही है और फे सोचती है आखिर बाय और फैंग क्यों नहीं आ रहे। बाय को जब होश आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर फैंग को भी रूट्स पकड़ लेती हैं। फैंग बॉम्ब पिल यूज करके निकलने की कोशिश करता है। फैंग शॉक हो जाता है जब बाय जिंदा जमीन से निकलता है। फैंग कहता है कि वो मरने वाला है और बाय को साथ लेकर जाएगा और वो बॉम्ब पिल फेंकता है। फैंग को वो रूट्स पकड़ लेती हैं। वो एक्सप्लोजन बाय को रे से बाहर फेंक देता है। बाय की अनटाइन स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फैंग प्रॉमिस करता है जब वो बाहर निकलेगा तो बाय को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि फैंग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बाय ऐसे दिखाता है कि वो दुखी है और फे को बताता है कि फैंग ने उसकी जान बचाई है। हम देखते हैं कि लू शैन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं और वो आदमी एल्डर को बताता है कि वो एक ही को पकड़ पाए और बाकी हु यांग को लेकर भाग गए। मास्टर चेन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वो आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग स्टार माउंटेन से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय देखता है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा और फे सोचती है क्या वो जिंदा वापस जा पाएंगे। हु यांग बताता है कि ये बहुत सीरियस बात है। लू शैन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस सब का पता चलेगा तो वो लू शैन क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। फे रोने लगती है क्योंकि वो अब वापस नहीं जा पाएंगे और फैंग भी नहीं बच पाया जबकि वो लेवल 7 की कंडेंसेशन स्टेज पर था। फे बाय से कहती है तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है और पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाय कहता है कि मुझे डर लग रहा है बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। फे कहती है कि बाय सही कह रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हु यांग की एनर्जी अब काफी रिकवर हो गई है। बाय उसे आराम से पंच मारता है जो मे ने हु यांग को मारने के लिए कहा था। हु यांग को समझ आ जाती है कि बाय की टीम शिप से आई है और इन्हें आसपास के गांव का नहीं पता जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हु यांग बताता है कि लू शैन क्लैन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हु यांग इन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो ना आते तो उसका भी हाल यही होता और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब एक इवल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है और वो आदमी कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फे बाय से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और सेक्टर को लू शैन क्लैन की बगावत का बताए। बाय हिम्मत करके भागता है और खुद से कह रहा होता है कि उसे जिंदा रहना होगा। बाय और तेज भागता है और उस खतरनाक पावर का सोचता है जो वो आदमी यूज कर रहा था। बाय एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है बट उसे अभी भी फे और हु यांग की फिक्र हो रही है। उधर हु यांग और फे की हालत बुरी होती है और लू शैन क्लैन के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। फे अभी भी होश में है, इसलिए लीडर अपने आदमियों से कहता है इसे मार दो। इससे पहले वो आदमी अटैक करता सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय कहता है कि वो इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फे एक बार फिर बाय को भागने के लिए कहती है और लू शैन क्लैन के लोग भी बाय की इस बहादुरी को देखकर इम्प्रेस होते हैं। लीडर उन्हें कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, बट ये इतना आसान नहीं है और बाय अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाता है। फे भी बाय को लड़ते हुए देखकर कहती है बाय हर समय खतरे से बचता रहता है और इस बार वो वापस क्यों आया है। फे सोचती है क्या बाय पहले से ही इतना पावरफुल था जब वो दोनों अटैकर्स को एक ही मूव से खत्म कर देता है। तब लीडर चेन्यू भी बाय पर अपनी गोस्ट किलिंग एबिलिटी यूज करता है और बाय से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो हैरान होता है कि बाय को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन बाय को ये पावरफुल एबिलिटी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाती है। फिर सोचती है क्या ये अनडाइंग एबिलिटी है। चेन्यू भी कंफ्यूज होता है कि बाय को क्यों कुछ नहीं हो रहा जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। चेन्यू को लगता है कि वो बाय से ज्यादा पावरफुल है।
فے حیران ہوتی ہے کہ بائی پہلے اس کا اٹیک کھا رہا ہے اور پھر خود اٹیک کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ چین کی کلٹیویشن اور سپیڈ زیادہ ہے۔ بائی اس کو ایک پاورفل پنچ مارتا ہے۔ چینیو ہار گیا ہے لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ایول مونسٹر میں بدل جاتا ہے۔ بائی کو مارنے کے لیے چینیو نے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔ فے بائی کو بھاگنے کا کہتی ہے لیکن بائی ہار نہیں مانتا اور اپنے ڈیوائن کالڈرن کو سمن کرتا ہے جو اسے مونومنٹ کلیئر کرنے پر پرائز میں ملا تھا۔ بائی اس بڑے سے کالڈرن سے اس مونسٹر کو کرش کر دیتا ہے۔ ادھر لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ چینیو مار گیا ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ چینیو تو لو لیول ڈسائپل سے لڑ رہا تھا، ایسا کیسے ہوا؟ چینیو کی کنڈنسیشن کے لیول 8 پر تھا اور سب کو لگتا ہے کہ اسپرٹ سیکٹر کو اب پتا چل گیا ہے اور انہوں نے ہیلپ بھیجی ہے۔ سب ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تب ان کا ایک اور لیڈر ہینگ بتاتا ہے گھبراؤ نہیں، میں اس پرابلم کو سولو کرتا ہوں۔ ادھر فورسٹ میں بائی خوش ہے۔ فے اسے کہتی ہے کہ ہلو نہیں، تمہاری چیسٹ میں ایک سورڈ ہے اور وہ اسے نکال کر بائی کو ہیل کر دے گی۔ بائی درد سے چلانے لگتا ہے لیکن فے نے سورڈ کو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بائی کہتا ہے کہ وہ نروس ہو گیا تھا اور فے ایک دم سے اس کی چیسٹ سے سورڈ نکال کر بلڈ کو روک دیتی ہے۔ فے کہتی ہے کہ وہ والا بائی کہاں ہے جو بنا ڈرے لڑ رہا تھا، لیکن بائی سو جاتا ہے۔ فے یہ دیکھ کر بلش کرنے لگتی ہے۔ ہوئین بائی کی کلٹیویشن دیکھ کر امپریس ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی مہینے پہلے وہ سیکنڈ لیول پر تھا۔ بائی سیکٹر کے ٹاپ اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ تیز کلٹیویٹ کر رہا ہے اور اس نے انڈائنگ سکن بھی پریکٹس کی ہے۔ بائی کی کلٹیویشن کی کنڈنسیشن کی 5ویں سٹیج پر ہے لیکن پھر بھی بائی نے ایک 8ویں لیول کلٹیویٹر کو ہرایا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ بس لکی تھا۔ جب وہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی فے پر ایک ایرو پھینکتا ہے جو بائی خود پر لے لیتا ہے۔ ادھر ہینگ چینیو کی باڈی دیکھ کر کہتا ہے آخر ایسا کون ہے جس نے اسے فوربیڈن ٹیکنیک یوز کرنے پر فورس کیا۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے لیکن اس سے وہ اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ ادھر فورسٹ میں لوشین کلین کے ممبرز بائی کے گروپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بیس پر پہنچنے میں ابھی اور 3 دن لگ جائیں گے۔ ہوئین بائی کو بار بار ان کی جان بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اگلے جنم میں بائی کا اس احسان کا بدلہ چکائے گا۔ بائی کہتا ہے کہ تم ہمت مت ہارو، ہمارے پاس بہت سارے ایلکسرز ہیں۔ کچھ ٹائم بعد ہوئین کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ بائی اور فے سے کہتا ہے کہ وہ اس پر اور ایلکسر ویسٹ نہ کریں۔ انہیں پتا ہے کہ لوشین کلین میں بہت سارے 6 اور 7 کی کنڈنسیشن کے سٹوڈنٹس ہیں اور بائی ان سب سے اکیلے نہیں لڑ پائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ بچنے کا چانس بہت کم ہے۔ بائی کیف کے اندر آنے والا راستہ پتھروں سے بند کر دیتا ہے۔ فے کی بات سن کر سب حیران ہوتے ہیں کہ لوشین کلین میں لیڈر کے علاوہ ایک اور آدمی ہے جو کی کنڈنسیشن کی 9 سٹیج پر ہے اور اس کا نام ہینگ ہے۔ تب لوشین کلین کے ایک ممبر کو وہ کیو مل جاتی ہے اور وہ اس کا ہینگ کو بتانے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے بائی اسے مار دیتا ہے۔ وہ ابھی بھی سیو نہیں ہے۔ ریڈ کلاؤڈز کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہینگ کا پاورفل مونسٹر پیٹ ہے جو تیزی سے ادھر ہی آ رہا ہے۔ بائی کہتا ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے اور ہمیں بھاگنا ہوگا، لیکن فے اور ہوئینگ جانے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بہت انجر ہو گئے ہیں اور ان کی اسپرچول انرجی بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ بائی کے پاس ابھی بھی کافی انرجی ہے اور اگر بائی اسپرٹ سیکٹر کو انفارم کر دیتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ سب بچ سکتے ہیں۔ بائی کو پتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو سیکریفائس کر رہے ہیں تاکہ بائی بچ کر بھاگ جائے۔ بائی نہیں جانا چاہتا لیکن وہ ایول انرجی قریب آ رہی ہے۔ فے کہتی ہے کہ اگر تم نہیں گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ بائی فورسٹ میں بھاگ جاتا ہے اور فے کہتی ہے کہ کم سے کم بائی زندہ بچ جائے گا۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوشین کلین کو روکیں گے جب تک بائی سیف جگہ پر نہیں پہنچ جاتا۔ ادھر بائی سب کو بچانا چاہتا ہے اور ایک کلف کے اوپر چڑھ کر چلاتا ہے جس میں دم ہے آؤ۔ فے اور ہوئین یہ دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اینیمیز بائی کے پیچھے جاتے ہیں۔ فے بائی سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ادھر فورسٹ میں بائی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہینگ بائی کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے اور سب کلین ممبرز کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے۔ بائی کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ اس کے دوستوں کے پیچھے جائیں گے۔ بائی خود سے کہتا ہے مجھے بس کچھ گھنٹوں کے لیے لوشین کلین کا دھیان بھٹکانا ہے تاکہ فے اور ہوئین بھاگ پائیں۔ ایک کے بعد ایک لوشین ممبر اس پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلوار تو کوئی کلہاڑی یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن بائی سب کو ہرا دیتا ہے۔ بائی کو چھپنا پڑتا ہے جب کوئی تیر انداز اس پر تیر پھینکتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں بائی کو ہلنے نہیں دوں گا، تم سب اس کے دوستوں کے پیچھے جاؤ۔ اس سے بائی کا پلان خراب ہو جائے گا، اس لیے بائی باہر نکل کر ایک اور تیر کھاتا ہے اور اس تیر انداز کو مار دیتا ہے۔ کچھ آدمی ہینگ کو بتاتے ہیں انہیں بائی نہیں ملا لیکن انہیں جنگل میں بہت سارے تیر ملے ہیں جن پر خون لگا تھا، اس کا مطلب بائی بہت انجر ہو گیا ہے۔ ادھر جنگل میں بائی کے لیے ہوش میں رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے دوست اب بچ گئے ہوں گے۔ تب بائی لوشین کلین کے کچھ آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے۔ ماؤنٹین بارڈر کے پاس انہیں بلڈ ملا ہے اور بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جلد ہی اس کے دوستوں تک پہنچ جائیں گے۔ بائی ان کا دھیان بھٹکاتا ہے اور پھر سے سب کلین ممبرز بائی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ فے کہتی ہے کہ ہمیں صبح ہونے سے پہلے بارڈر کے پاس پہنچنا ہوگا۔ ادھر بائی بھی بہت سارے اینیمیز کو ہرا دیتا ہے لیکن تب ٹرانسمیٹر سے اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ آدمیوں نے اس کے دوستوں کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بائی آخری پل میں آ کر فے کو ایک ایرو سے بچاتا ہے۔ بائی ان سے کہتا ہے کہ بھاگو
اور خود بہت سارے لوشین کلین والوں سے لڑنے والا ہے جو کی کنڈنسیشن کے 6 لیول پر ہیں۔ یہ اینیمی سٹرونگ ہیں لیکن بائے انہیں بھی ہرا دیتا ہے۔ بائے چلاتا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اگر دم ہے تو ادھر آؤ۔ تب ہینک کا پیٹ سنیک بائے کو پکڑ لیتا ہے اور ہینک بائے سے کہتا ہے تم میں دم ہے بچے۔ ہینک امپریس ہوتا ہے کہ بائے کی کنڈنسیشن کے 5 لیول پر ہے لیکن اس نے لوشین کلین کے درجنوں 6 لیول کلٹیویٹرز کو ہرایا اور چینیو جو کہ لیول 7 پر تھا اسے بھی ہرایا۔ بائے کو ہینک پر غصہ آتا ہے کیونکہ لوشین کلین نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا ہے۔ ہینک کا سنیک اپنی گریپ ٹائٹ کرتا ہے جس سے بائے کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ہینک اپنے سنیک کو کہتا ہے بائے کو کھا لو۔ ادھر فے ہوئین کو لے کر فورسٹ میں ماؤنٹین بارڈر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر بائے اب اس سنیک کے پیٹ میں ہے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ تب بائے کو اس کے بچپن کی ایک یاد آتی ہے جب اس کی ماں نے اسے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی جیے۔ تب بائے کی باڈی میں ایک پاور آ جاتی ہے اور وہ کی کنڈنسیشن کی نیکسٹ سٹیج پر چلا جاتا ہے۔ بائے سنیک کے پیٹ کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ ہینک امپریس ہوتا ہے کہ بائے لیول 6 پر پہنچ گیا لیکن کہتا ہے کہ بائے ابھی بھی اس سے نہیں جیت سکتا۔ وہ لڑنے لگتے ہیں اور ہینک اپنی پاور دکھاتا ہے جب وہ بائے کی سورڈ کو توڑ دیتا ہے۔ بائے کا تھروٹ لاک موو بھی کام نہیں کرتا اور ہینک بائے کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ ادھر فورسٹ میں وہ ابھی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوئین کہتا ہے کہ وہ اور نہیں بھاگ سکتا۔ فے بتاتی ہے کہ وہ بیس کے بہت پاس ہیں جہاں سے وہ اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج پائیں گے۔ ہوئین کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم جلدی سے جاؤ۔ ادھر ہینک بائے کی ہیلنگ ابیلٹی سے امپریس ہوتا ہے جب بائے کا ہاتھ خود ہی ہیل ہونے لگتا ہے۔ ہینک کہتا ہے کہ اگر بائے بھی لیول 8 پر ہوتا تو مزہ آتا۔ بائے کو بہت درد ہو رہا ہوتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا اور وہ کولڈرن کو سمن کر کر ہینک پر پھینکتا ہے۔ بائے شوق ہوتا ہے کہ اس اٹیک سے ہینک کو کچھ نہیں ہوا۔ ہینک کہتا ہے کہ اس نے بائے کو کم سمجھا لیکن اب وہ مان گیا ہے کہ بائے سٹرونگ ہے۔ ہینک کہتا ہے کہ بائے کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ موو دیکھ پا رہا ہے اور جس نے بھی یہ موو دیکھا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہینک ایک بڑی سی سورڈ کو سمن کرتا ہے اور اس کی باڈی بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ بائے ایک لیول 9 کے کلٹیویٹر کی پاور دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ ہینک اپنی سورڈ سے بائے پر اٹیک کرتا ہے تب بائے اپنے برتن سے اس کا اٹیک روکتا ہے۔ میجک برتن بھی اسے روک نہیں پاتا اور اس اٹیک کی شوک ویو سے فے ایک کلف سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر چھوٹ جاتا ہے۔ بائے اب ہیل بھی نہیں پا رہا اور ہینک بتاتا ہے کہ وہ پہلے اس کے سامنے اس کے دوستوں کو مارے گا۔ بائے کہتا ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اور ہینک کو لے کر ماؤنٹین سے نیچے جمپ کر دیتا ہے۔ فے بھی بہت انجر ہو جاتی ہے لیکن وہ میسنجر مونومنٹ کے سامنے ہی ہے۔ فے رینگتے ہوئے اس مونومنٹ کی طرف جاتی ہے اور بائے سے کہتی ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ہینک غصے میں بائے کو مارنے لگتا ہے اور فے مونومنٹ کے اور پاس جا رہی ہوتی ہے۔ بائے ہینک سے کہتا ہے کہ تمہارے پنچز ایسے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ یہ پنچز مار رہا ہو۔ اس سے ہینک کو غصہ آتا ہے اور وہ بائے کو ختم کرنے کے لیے اپنی پاورفل سورڈ سے اٹیک کرتا ہے۔ ہینک شوق ہوتا ہے کہ بائے نے اس کی سورڈ کو پکڑ لیا ہے اور چھوڑ نہیں رہا۔ ادھر فے آخرکار اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج دیتی ہے۔ ہینک سورڈ باہر نکالتا ہے لیکن بائے اسے نکالنے نہیں دیتا۔ بائے کہتا ہے اگر میں مروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب بائے اس سورڈ کو اور اندر گھسا دیتا ہے اور ایک ہی پنچ سے ہینک کی گردن میں ہول کر دیتا ہے۔ اب صبح ہونے لگتی ہے اور بائے خوش ہے کہ اس نے فے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر کو میسج مل جاتا ہے فینگ مر گیا ہے اور ہوئین بہت زیادہ انجر ہے اور بائے ایک لیول 9 کلٹیویٹر سے لڑ رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ لا انفورسمنٹ ہیڈ ONG کو لوشین کلین کی بغاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اسے بائے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے پاورفل ہینک کو روکے رکھا لیکن یہ نہیں پتا کہ بائے زندہ ہے یا مر گیا۔ تب ایک بیل بجائی جاتی ہے اور ONG سب ڈسائپل کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنے سارے کام اور ٹریننگ چھوڑ کر سیکٹر کے سینٹر میں جمع ہو۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ لوشین کلین بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل گیا ہے اور بہت سارے معصوم لوگوں کی جان لی ہے اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اکیلے ہی اینمی کو روکا اور اپنے ٹیم میٹس کی جان بچائی لیکن ابھی تک بائے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے کہ ان معصوم لوگوں کی جان لینے والے راکشسوں کو ختم کرو۔ یہ سن کر سب جوش میں آ جاتے ہیں۔ ادھر ماؤنٹینز میں لوشین کلین کا لیڈر سوچتا ہے کہ ہینگ ابھی تک نہیں آیا۔ تب ان کا ریچول خراب ہو جاتا ہے جب وہ کیو ٹوٹنے لگتی ہے۔ باہر لیڈر بہت ساری فلائنگ شپس کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اسپرٹ سیکٹر کی آرمی لوشین کلین کی بیس پر اپنا اٹیک سٹارٹ کرتی ہے۔ لیڈر ان کے اٹیک کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اسپرٹ سیکٹر کی آرمی بہت پاورفل ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں لوشین کلین ختم ہو جاتا ہے۔ چیف لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائے اور فے ابھی تک نہیں ملے اور لی سب ڈسائپلز کو انہیں ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ مونومنٹ کے پاس 2 آدمیوں کو فے مل جاتی ہے، وہ اسے ہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فے بائے کو بچانے جاتی ہے لیکن اس کی انجریز ابھی صحیح سے ہیل نہیں ہوئی۔ فے بائے کو ڈھونڈنا چاہتی ہے کیونکہ بائے نے سب کی جان بچائی ہے اور اسے بائے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر جنگل میں اسپرٹ سیکٹر کے لوگوں کو بائے کی بیٹل کے نشان ملتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بائے نے بہت سارے لیول 7 کی کنڈنسیشن کے لوگوں سے فائٹ کی ہے۔ لی سوچتا ہے ایسا ٹاپ لیول ڈسائپلز بھی نہیں کر پاتے اور آخر بائے نے ان سے کیسے فائٹ کی ہوگی۔
तब उन्हें बाई का एक क्लू मिलता है और ली वहाँ जाता है। ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यूनफे से कहा था ये कपड़े बाई को दे दो। वैसे तो बाई बहुत शैतान है, लेकिन ली को विश्वास है कि बाई एक दिन अच्छा कल्टीवेटर बन पाएगा। उन्हें पेड़ पर एक ब्लेड का निशान मिलता है जो कि एक लेवल 9 की कल्टीवेटर का है। ली को बताया जाता है कि बाई का बचना मुश्किल है और ली दुखी होता है कि उसने आने में देर कर दी। तब फे आती है और सोचती है अगर बाई की बॉडी नहीं मिली तो वो जिंदा होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर इसको वो कपड़ा दिखाता है तो वो रोने लगती है। ली दूसरे डिसाइपल से कहता है कि अपनी सर्च जारी रखो। उधर स्पिरिट सेक्टर में सेक्टर लीडर युआन को बताया जाता है बहुत सर्च करने के बाद भी बाई का नहीं पता चला। युआन बताता है कि हमने एक हीरा खो दिया है जिसने सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। अगर लूशियन क्लैन अपने इवल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाई ने उन्हें रोके रखा, तभी उसके टीममेट सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को बता पाए। स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। कुछ टाइम बाद बाई का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाई के सब दोस्त रो रहे होते हैं और जैंग बताता है हमें बाई को रिस्पेक्ट से अलविदा कहना चाहिए, लेकिन वो भी फिर रोने लगता है। वो स्पीच दे रहा होता है कि बाई कितना महान था। बाई ने बुराई के सामने घुटने नहीं टेके और उसकी वजह से अच्छाई की जीत हुई। मैं रोने लगती है और कहती है कि मेरा बाई मुझे वापस करो। बाई को लिन लुओ का डिसाइपल बनाया जाता है और इसे ओनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाई है। बाई के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि ऐसा ना होता अगर मैं बाई को यहाँ ना लाता या फिर बाई पर ध्यान दिया होता। बाई के सारे साथियों को इनर सेक्टर डिसाइपल बना दिया जाता है, लेकिन फे ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान होते हैं क्योंकि इनर सेक्टर डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग कहते हैं कि फे का दिमाग खराब हो गया है। लीडर युआन भी जानना चाहता है फे इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। फे कहती है क्योंकि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगलैंड सिटी में भेजा जाए। युआन बताता है कि वो सिटी लूशियन के बॉर्डर के पास है जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। फे को अभी भी लगता है कि बाई जिंदा है, इसलिए वो वहाँ जाकर उसका वेट करना चाहती है। युआन फे की बात मान लेता है। सबके जाने के बाद फे बाई के टूमस्टोन को देखकर कहती है बाई भी चाहता होगा कि मैं ना जाऊं, लेकिन बाई ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है, मुझे जाना होगा। उधर बाई एक सपना देख रहा होता है कि वो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन गया है। तब बाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो गई है। बाई सोचता है क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये हेल है। तब वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाई उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाई खुश है कि वो सेफ है और अपने दोस्तों के पास भागता है, लेकिन एक बैरियर से टकराता है। वो आदमी कहता है ये एक एंशिएंट बैरियर है, तुमने अनडाइंग मेथड प्रैक्टिस किया है फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। बाई हैरान होता है कि इस आदमी को पता है कि मैं अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है जितना बाई इंजर हो गया था, अगर अनडाइंग पावर ना होती तो वो कब का मार गया होता। अनडाइंग पावर ना चाहते हुए भी आसपास की नेचर एसेंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी को हील कर देती है। वो आदमी बाई को एक पिल देता है जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेगी। वो आदमी बताता है कि मैं 15 दिन के बाद इस केव में वापस आऊंगा। बाई कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं केव से बाहर जाऊं। बाई सोचता है कहीं वो मुझे खिलाफ लाकर मोटा कर रहा है ताकि बाद में मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। बाई कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रॉन्ज बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत पेनफुल होती है। बाई आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन कर लेता है। बाई फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और फिर सिल्वर स्किन कर लेता है। और बूढ़ा आदमी भी बाई की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाई इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया है। बाई उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन कर पाया। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये बाई की अपनी मेहनत है। अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रोल्स को मास्टर करें। वो आदमी बाई से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो मेरे से मिला और जाते हुए उसे मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल देता है, जिससे बाई इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फे को बताता है कि फे का लीडर गुस्से में है क्योंकि फे ने 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट नहीं भेजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाई को ढूंढना चाहती है। सिटी में एक बैगर को दुकानदार बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। फे कहती है इसे थोड़ा खाना दे दो। फे भिखारी की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है जब वो उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो कभी भी इस आवाज को नहीं भूल सकती। पास कुछ लोग उस बैगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फे उस तरफ भागती है और उसका नाम लेती है। ये बैगर बाई होता है और इसे देखकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फे बाई को नए कपड़े और खाना देती है। वो बाई को बताती है कि मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ और सेक्टर में भी सब दुखी हैं। बाई बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था
اور مجھے بھی تم سب کی فکر ہو رہی تھی، لیکن بائی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فے اس سٹی میں کیا کر رہی ہے۔ تب فے اسے ہمت کر بتاتی ہے کہ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ فے بائی کو بتاتی ہے کہ تمہارے علاوہ میں صرف اپنے پاپا کے کلوز ہوں۔ بائی کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بائی بتاتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں۔ فے کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا، لیکن بائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ صبح جب بائی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ فے چلی گئی ہے اور بائی کو لگتا ہے کہ وہ سیکٹر واپس چلی گئی ہوگی۔ ادھر سیکٹر میں سب بائی کو ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ اسپرٹ سیکٹر بائی کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا اور اس کا اسٹیچو لگایا جاتا ہے۔ تب ایک فلائنگ شپ اسٹیچو میں آ کر لگتی ہے اور اسٹیچو کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور سب بائی کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھ دو۔ نیکسٹ پارٹ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ میں اور بھی اینمے ایکسپلین کر رہا ہوں۔